तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो अपनी आइडेंटिटी होती है उनको रिटेन करते हैं, ठीक है। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या वो सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। इससे पहले की जो वीडियोस लेक्चर्स में हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 14 है आपकी बुक का सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। उसमें हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, बाइंडिंग एनर्जीज फाइंड आउट की, और आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन आपकी बुक में है, लिखा हुआ है कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स आयन capable of independent existence are called coordination compound or complex compound। ठीक है, इनको coordination compound भी कहते हैं, इनको complex compound भी कहते हैं, इनको coordination complexes भी कहते हैं। अब कहता है कि वो कंपाउंड जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, दोज कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन, और इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू अ मेटल एटम और एन आयन। अब इस लाइन को हम बाद में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, पहले हम जो पहली दो लाइंस हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आप क्या कर दो, सॉल्ट्स डाल दो, ठीक है। लेट से आप इसके अंदर सॉल्ट ए डाल लेते हैं और दूसरी साइड पे उसके अंदर सॉल्ट बी ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद इनका क्या बनेगा, यू विल गेट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जब बन गया तो उसके बाद आप क्या कर दो, इन दोनों को हीट कर दो, ठीक है, उन दोनों को हीट कर दो। हीट करेंगे तो अगर इसके अंदर वाटर वेपर्स है, ठीक है, आपने वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन बनाना है। अब वाटर वेपर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एवेपोरेट्स हो जाएंगे। जब एवेपोरेट्स हो जाएंगे पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, क्रिस्टल्स रह जाएंगे, ठीक है, यू विल गेट अ क्रिस्टल्स। अब ये जो क्रिस्टल्स है इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज एडिशन कंपाउंड, ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं डबल सॉल्ट, एक को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट, और दूसरे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि अगर आप डबल सॉल्ट को लेते हो, इसको आप डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर। जब आप वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाता है कि इस सॉल्ट की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट हो जाएगा किस चीज के अंदर, अपने आयंस के अंदर। सॉल्ट हमें पता है ना कि सॉल्ट जो है दो कंपोनेंट से बना होता है, एक पॉजिटिव आयन से और एक नेगेटिव आयन से। जैसे हम नॉर्मल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, अब यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ सॉल्ट। इसी तरह ये जो आपके पास एडिशन कंपाउंड के अंदर डबल सॉल्ट्स होते हैं, उनको अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से। कंस्टिट्यूएंट आयन का मतलब ये है कि जिन आयन से मिलकर वो बने होते हैं। अगर हम इनकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, डबल सॉल्ट की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। एक उनमें से है मोहर सॉल्ट, ठीक है। अब मोहर सॉल्ट्स का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, मोहर्स होता है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दें यहाँ पे। अब मोहर सॉल्ट्स का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है आयरन सल्फाइड FeSO4, और इसके साथ एमोनियम आयन जो है वो 2 अटैच्ड होते हैं, और सल्फेट आयन जो है वो अटैच्ड होता है, और 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच्ड होते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, तो वो आपके पास होता है पोटाश
एलम। अब पोटाश एलम में क्या होता है कि हमारे पास पोटाशियम सल्फेट K2SO4 डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, और डॉट 24 मॉलिक्यूल्स इसके पास होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, दीज टू आर नोन एज डबल सॉल्ट्स। अगर आप इनको वाटर के अंदर ऐड करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कंस्टिट्यूटेंट आयन के अंदर। लेकिन अगर हम जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की साइड पे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की साइड पे, तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो अपनी आइडेंटिटी होती है उनको रिटेन करते हैं। ठीक है, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या वो सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। सो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हो या वैसे ही सॉलिड के अंदर आप इसको सॉलिड फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो इनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब आगे मूव करते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है, सच कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू अ मेटल एटम आर एन आयन। अब इसके अंदर मेनली दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा जो आपके पास होता है दैट इज नोन एज लिगेंड। दूसरे को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट लिगेंड। अब आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब लीविस बेस कॉन्सेप्ट कहता है क्या है, लीविस बेस कॉन्सेप्ट वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एटम है विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरा एटम आता है विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना वो एक्ट करता है एज अ बेस। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये ऐसा स्पीशी ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एसिड, एंड दिस इज एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब लीविस एसिड बेस होगा, ठीक है, नॉट बेस, लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोगों ने जब हम 9th क्लास में थे तो हमें टीचर ने पढ़ाया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमें टीचर्स ने पढ़ाया था। हमें टीचर्स ने क्या पढ़ाया था कि अगर हमारे पास इमोनियम मॉलिक्यूल है, ठीक है, इमोनियम में नाइट्रोजन एटम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 7 से। अब ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि इसके नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5A से बिलोंग करता है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5A। और इसकी अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसी होगी 1s2 2s2 और 2p3 3 + 2 5 5 + 2 7। तो वैलेंस में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 7 है, सो मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। एनीवेज जो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है ना दैट इज ग्रुप 5A। अब इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो करता है क्या है कि यहां पे 3 हाइड्रोजन एटम जो हैं इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ना, हेंस दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर आप देखो तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6, और एक इसके पास क्या होता है एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या है, दिस इज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता यह है कि अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल आप ट्रीट करा देते हो, जैसे आपके पास बोरॉन है,
बोरॉन बिलोंग करता है ग्रुप 3 से, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मजीद 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो ये क्या कर लेता है कि फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, उसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह। एक दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे आके इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता यह है कि यहां पे एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, शेयरिंग से, यहां पे एक बॉन्ड बन जाता है शेयरिंग से, और यहां पे एक बॉन्ड बन जाता है शेयरिंग से, तो यहां पे 3 बॉन्ड्स तो बन गए। अब अगर आप बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हो तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करें तो यहां पे देखें, बोरॉन के पास यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, ये 2, ये हो गए 4 और ये 2, ये हो गए 6। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन वो इसके पास नहीं है। तो क्या हम क्या कहेंगे? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन एटम है ना, बोरॉन एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्चुअली। तो अब यहां पे होता ये है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास होते हैं एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लॉन पेयर कहते हैं या नॉन बॉन्डिंग पेयर कहते हैं इसको, या फिर इसको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये चले जाते हैं किसकी तरफ? इस बोरॉन की तरफ, और बोरॉन के ऊपर ऐसे अटैक कर लेते हैं। तो हमारे पास बनता क्या है प्रोडक्ट? हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन अटैच कर दे, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच कर दे, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप इसके साथ ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसके पास फ्लोरीन के पास जो है ना 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें एक चीज नोट करनी है आप लोगों ने कि नाइट्रोजन ने क्या किया, बोरॉन को अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर पूरा डोनेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या हो रहा है? डोनेट किया जा रहा है। तो अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके ऊपर हम ऐसे एरो लगा देते हैं। अब ये जो बॉन्ड है, इस एरो का मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे बना हुआ है। ये बाकी जो बॉन्ड्स हैं, ये हो गया यहाँ पे ये जितने भी बॉन्ड्स बने हुए हैं सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ना होता है कि एक आपके पास होता है सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा आपके पास होता है लिगेंड, ठीक है। अब लिगेंड जो है ना, लिगेंड के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिगेंड हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना या आयन होता है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो लिगेंड अपने लॉन पेयर देते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका डी ऑर्बिटल उन लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इनके बीच में क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहां पे देखें आप, वैसे फॉर इंस्टेंस आप एज्यूम करें कि इम्यूनिया ने क्या एक्ट किया एज अ लिगेंड। क्यों? इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये जो बोरॉन है इसको क्या कहते हो? सेंट्रल मेटल एटम कह सकते हो। इसने क्या किया? एक्सेप्ट किए। तो जो एक्सेप्टर है वो एक्ट करेगा क्या? एज अ लीविस एसिड, और जो डोनर है वो क्या एक्ट करेगा? लीविस बेस। तो याद रखें कि लिगेंड वुड एक्ट एज अ लीविस बेस क्योंकि इट हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना ये आयन, इट वुड एक्ट एज अ लीविस एसिड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अभी अगर हम इसको देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी, सच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करता है? लिगेंड करता है टू मेटल एटम आर आयन, और वो क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में इसने एक एग्जांपल दी हुई है आपको कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेट अस मिक्स 2 सब्सटेंसेस, दैट इज पोटाशियम साइनाइड एंड आयरन साइनाइड, ठीक है। आपने 2 सब्सटेंसेस हैं उनको मिक्स करना है।
When this mixture is evaporated, a new compound is obtained. This compound, when dissolved in water, ionizes into potassium and hexacyanoferrate ion. On this basis, the new compound has been given the formula this, potassium ferrocyanide. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, पोटाशियम साइनाइड ले लें, उसको आयरन साइनाइड के साथ मिक्स कर दें। जैसे ही मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। अब आप क्या करें, इसी प्रोडक्ट को आप वाटर के अंदर ऐड कर दें। क्या कर दें, आप इसको वाटर के अंदर ऐड कर दें। वाटर के अंदर ऐड करने के बाद ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज का मतलब ये है कि आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आयन को आप केटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को आप एनाइन कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखें पोटाशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, 4 आयंस बन रहे हैं पोटाशियम के, और यहां पे -4 चार्ज है इस पूरे स्फेयर के ऊपर। ठीक है, तो अब इस पे ये जो स्फेयर है, जिस यहां पे हम लिख लेते हैं FeCN6 एज अ होल चार्ज, इसके ऊपर -4 है। सो ये जो आपके पास है ना, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, ये जो आपके पास है, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। इसका नाम जो है, नाम कैसे देते हैं वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नोमेनक्लेचर के अंदर उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेमिंग कैसे करते हैं, इनकी नाम कैसे देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है पार्ट्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आफ्टर डिसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट। अब वाटर को आपने यूज किया हुआ है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, कहते हैं कि जब आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनको आप डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो कौन कौन से उसके पार्ट्स बनते हैं। तो पार्ट्स उसके 2 टाइप्स के बनते हैं। एक आपके पास बनेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन आर केटाइन, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन आर एनाइन। अब जैसे ही ऊपर कंपाउंड है, मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन हुआ था, जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, K4FeCN6, इसको आपने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, इससे क्या चीज ऑब्टेन हो गई, पोटाशियम आयन और साथ में हेक्सासियानोफेरेट आयन जो है वो ऑब्टेन हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखो पोटाशियम के ऊपर चार्ज कौन सा है, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैं आपको ये बता भी चुका हूं। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको आप केटाइन भी बोलते हो, और ये जो नेगेटिव चार्ज आयन है इसको क्या बोलते हो, एनाइन। तो कहते हैं कि जब आप इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो तो स्प्लिट हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन के अंदर या केटाइन के अंदर, नेगेटिवली चार्ज आयन या एनाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल K पॉजिटिव इज अ केटाइन एंड Fe दिस इज अ एनाइन, ये आपको मैं बता चुका हूं। कॉम्प्लेक्स आयन एज केटाइन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, जो कोऑर्डिनेशन, ये जो आपके पास स्फीयर है, जैसे हम इसको इस तरह लिखते हैं FeCN(-4), ये अब एक स्फीयर है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें हैं ना, आयरन है और साइनाइड आयन है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है एज अ होल, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे -4 है, -4 का मतलब ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन एज एनाइन। इन सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस द नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉम्प्लेक्स आयन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है। अगर ये -2 चार्ज है तो स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2 चार्ज होगा। आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो कि अगर आपके पास +2 है तो उसको कैंसिल करने के लिए -2 होना चाहिए। +2 -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास चार्ज रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो तो उसके अंदर भी यही चीज आप लोग जहन में रखते हो
कि अगर एक साइड पे नेगेटिव, जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एज अ होल ये जो होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एज अ होल ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस आपके पास होने चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर सल्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज है, तो जो आपके पास बाकी कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी पॉजिटिव 2 चार्ज होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितने हैं, पॉजिटिव 2। सो याद रखें कि दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन या केटायन, दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन या एनायन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन जो है ना वो आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है और वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी होता है। सो स्टूडेंट, ये तो था आपके पास इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। स्टे कनेक्टेड, और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।